मायापुर नाम के एक गांव में विवेक नाम का एक गरीब आदमी अपनी बीमार पत्नी रीना और बेटी अनुपमा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। विवेक शहर में एक ढाबे पर काम करता था, लेकिन कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में रीना के सर पर चोट लगने के कारण वो कोमा में चली जाती है। तब से विकास अपनी पत्नी और बेटी की देखभाल के लिए गांव में आकर बस गया और वहीं पर रहकर मजदूरी करने लगा, जिससे उसे कुछ खास कमाई नहीं हो पाती थी। घर का सारा काम करके और अनुपमा को स्कूल छोड़ने के बाद विवेक भी मजदूरी के लिए निकल जाता था। एक रोज शाम को जब वो अपने काम से घर लौटता है तो रीना, कोई तो ऐसा सवेरा निकल आए जब तुम अपनी इस नींद से जागकर मुझसे और अनुपमा से बात करो। अपनी इस नींद से जागो रचना, तुम्हारा पति और तुम्हारी बेटी तुमसे बात करने के लिए बहुत बेकरार हैं। इसके बाद विवेक अपनी मजदूरी में मिले पैसों को जमा पूंजी में मिलाते हुए कहता है, इतने महीनों की बचत के बाद मेरे पास सिर्फ ये 20,000 ही जमा हो पाए हैं। ना जाने कब ये 2 लाख होंगे और मैं अपनी रीना का इलाज करवा पाऊंगा। ये कहते हुए विवेक की आंखें नम हो गईं। एक रोज स्कूल से लौटते वक्त अनुपमा विवेक से कहती है, वाह कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, ये क्या है बाबा? बिटिया, इसे तंदूरी पनीर टिक्का कहते हैं, जो कि तंदूर में बनता है। बाबा मुझे भी ये खाना है। अच्छा, मेरी गुड़िया को ये खाना है। विवेक बंसी के ढाबे पर जाता है। चाचा, पनीर टिक्का कैसे दिया? 300 रुपए प्लेट है विकास। तेरी हैसियत नहीं है इसे खाने की और ना ही तेरी इस बेटी की। क्या? हाँ, 300 रुपए? नहीं चाचा, रहने दो। विवेक उसे लेकर घर आ जाता है। घर आने के बाद वो अनुपमा को चटनी से रोटी परोस कर देता है। अनुपमा, ले बेटी, खाना खा ले। बाबा, रोज रोज मैं ये रोटी और चटनी खाकर पक चुकी हूँ। आपको पता है, जब मैं बंसी काका के ढाबे के सामने से गुजरती हूँ ना, तो मुझे पनीर टिक्के की बहुत अच्छी खुशबू आती है। मेरा भी बड़ा मन करता है पनीर टिक्का खाने को। बाबा, क्या हम गरीबों के नसीब में पनीर टिक्का नहीं होता? क्या हमें उसकी खुशबू से ही मन भरना होता है? अपनी बेटी की बात सुनकर विवेक की आंखें नम हो गईं। फिर वो बाजार जाकर थोड़ा सा पनीर ले आया और उसने मिट्टी का तंदूर बनाया और उसमें सेक लगाकर पनीर लगा दिया। कुछ ही देर में पनीर टिक्का बनकर तैयार हो गया। विवेक ने वो पनीर टिक्का अनुपमा को खाने के लिए दिया। ले, मेरी बेटी को पनीर टिक्का खाना था ना। पनीर टिक्का देखकर अनुपमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर जैसे ही उसने उसे अपने मुंह में डाला तो उसको स्वाद चखकर वो तो हैरान ही रह गई। वाह बाबा, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। सचमुच आज तो मजा ही आ गया। तभी विवेक का दोस्त अनूप वहाँ आता है। विवेक उसे भी वो पनीर टिक्का खाने को देता है, जिसे खाकर अनूप हैरान रह जाता है। अरे वाह विवेक, इतनी स्वादिष्ट पनीर टिक्का तो मैंने कभी नहीं खाई। लेकिन तूने इसे बनाना कहाँ से सीखा? मैं जब शहर में ढाबे पर काम करता था तो मेरा यही काम था। तो ये काम तू गांव में रहकर भी तो शुरू कर सकता है। अगर तू ये बनाकर बेचेगा ना, तो तू देखना तू कैसे नोट छापता है। माँ कसम, आज तक किसी ने भी इतना लाजवाब तंदूरी पनीर टिक्का नहीं खाया होगा। अनूप की ये बात विवेक को बहुत पसंद आई, पर उस काम को शुरू करने के लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। लेकिन इस काम के लिए पैसों की जरूरत होगी। मेरे पास जमा पूंजी के नाम पर सिर्फ वो पैसे हैं जो मैंने रीना के इलाज के लिए रखे हैं। देख विवेक, अगर तूने ये काम शुरू कर दिया तो उससे 4 गुना पैसे कमाएगा तू। अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो वो अपने डूबे हुए पैसे तुम मुझसे ले लियो। बस मुझे भी तू अपने साथ काम पर रख ले अब। हाँ। अपने दोस्त की बात मानकर विवेक ने तंदूरी पनीर टिक्के का काम शुरू कर दिया और उसने राम का नाम लेकर मिट्टी का बड़ा सा तंदूर लगाया और उसमें पनीर टिक्का बनाकर बंसी के दाम से आधे दाम में बेचने लगा। अरे भाई साहब, कैसी दी है ये पनीर टिक्का की प्लेट? 150 रुपए प्लेट बहन जी। ठीक है, 2 प्लेट लगा दीजिए। अरे वाह, क्या लाजवाब स्वाद है। इतना स्वादिष्ट पनीर टिक्का तो मैंने आज तक नहीं खाया। देखते ही देखते उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। बंसी के सभी ग्राहक अब विवेक के पास ही आने लगे। साथ ही विवेक का दोस्त अनूप आसपास के होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट का ऑर्डर भी लेकर आने लगा। अनूप पढ़ा लिखा था, इसलिए उसने ऑनलाइन ऑर्डर लेना भी शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में विवेक ने अपना खुद का ढाबा खोल लिया, जिससे उसकी कमाई और ज्यादा होने लगी। उसने रीना का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में कराया, जहां रीना बिल्कुल पूरी तरह से सही हो गई। अनूप को भी विवेक हर महीने अच्छी तनख्वाह देने लगा।
तो वहीं बंसी का ढाबा खाली रहने लगा। लेकिन अनूप और विकास ने मिलकर नोट छापना जारी रखा। हे भोलेनाथ, मुझ गरीब पर तरस खाइए। बस इतनी दया कर दीजिए प्रभु कि मेरी गरीब बेटियों का घर बच जाए और ये गरीब बाप अपने जीते जी अपनी 5 बेटियों का कन्यादान कर दे। ऐसा कहते हुए गिरधारी लाल भगवान के आगे फूट कर रोने लगता है। तभी गायत्री नाम की एक गरीब औरत जो कि वहाँ पूजा करने आई थी, वो कहती है, भाई साहब, भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि भगवान के घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। मैं जानती हूँ एक बाप के दिल के ऊपर क्या बीतती है जब समय से बेटी की शादी न हो। पता नहीं भगवान ही गरीबों को ज्यादा बेटियां क्यों देता है। अब तक जितने भी रिश्ते वाले मेरी बेटियों को देखने आते हैं, वो सब दान दहेज का लोभ लालच देख कर आते हैं और हर बार मेरी फूल सी बेटियों को ठुकरा कर चले जाते हैं। एक गरीब बाप अपने घर की लक्ष्मियों को एक पराये घर की रोशनी के लिए दे देता है। क्या ये किसी दहेज से कम है? भाई साहब, आपकी 5 बेटी हैं और मेरे 5 बेटे। अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपके बेटियों को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। आप बस एक जोड़े में अपनी बेटियों की विदाई कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ ही दिनों में गिरधर मंदिर में अपनी बेटियों की शादी हरि प्रसाद के 5 बेटों से कर देता है और राधा, कंचन, गौरी, सुमन और पूनम अपनी ससुराल आ जाती हैं, जो कि मिट्टी का पुराना घर था। राधा, कंचन, गौरी, सुमन, पूनम, इसे अपना ही घर समझो। आज से तुम 5 इस घर की लक्ष्मी हो। अपने शुभ पैरों से गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। 5 बहुएं गृह प्रवेश कर कर अंदर आ जाती हैं। थोड़ी ही देर में बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इस बारिश को भी क्या अभी शुरू होना था? बारिश तेज होने के कारण घर की छत की मिट्टी गलने लगती है, जिस वजह से जगह जगह से छत टपकने लगती है और घर में पानी भरने लगता है। तभी गायत्री पानी साफ करने लगती है। लाइए माँ जी, हम 5 को कहने दीजिए। पर बहू, मैं कर रही हूँ। माँ, अब हम इस घर की बहू हैं और बहू के होते हमारी सास करे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। गायत्री की बहुएं बारिश का पानी एक साथ साफ करने लगती हैं और देखते ही देखते शाम हो जाती है और अंधेरा घिर जाता है। मगर हर पल के साथ बारिश जैसे कि जिद्दी बच्चे की तरह जोर जोर से बरसने लगती है, जिस कारण उनके घर की कच्ची दीवारें ढहने लगती हैं और ये देखकर 5 बहुएं अपने ससुराल वालों के साथ से ही घर के बाहर निकलती हैं। वो घर पूरी तरह से ढह जाता है और इस तरह वो तूफानी बारिश एक गरीब परिवार को बेघर कर देती है। क्यों ऊपर वाले, हम गरीबों को सर से छत छीनकर तुझे क्या मिल गया? नई नई शादी हुई थी मेरी बहुओं और बेटों की, और शादी के दिन ही मेरे घर की लक्ष्मी बेघर होकर सड़क पर खड़ी है। बहू, अपनी गरीब सास को माफ कर देना। माँ जी, आपको हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हमने अपने मेके में गरीबी देखी है, इसलिए हम जानते हैं कि गरीब के लिए रोजी रोटी कमाना कितना मुश्किल होता है। मगर अब हम आपकी बहू हैं। हमारी किस्मत आपके बेटों के साथ 7 फेरे लेने के बाद ही जुड़ गई है। मगर बहुएं तो घर आंगन की लक्ष्मी होती हैं, ससुराल की शोभा होती हैं। मगर मेरे घर की लक्ष्मी मेरी बहुएं यूं बाहर सड़क पर खड़ी हैं। तभी पूनम और सुमन बारिश जमीन में उगे घास से सोखता हुआ देखती हैं, जिससे गरीब बहुओं के टूटे हुए मन में एक उम्मीद की रोशनी भर जाती है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम सब साथ मिलकर फिर से अपना घर बनाएंगे। मगर सुमन, बिना पैसे के घर बनाना तो दूर, घर की दीवार भी खड़ी नहीं हो सकती। हम 5 भाइयों के पास अभी कोई काम नहीं है और जो थोड़े बहुत पैसे भी थे वो सारे के सारे पैसे शादी में खर्च हो गए। अब हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है कि हम घर की दीवार खड़ी करने के लिए एक ईंट भी खरीद सकें। ईंट खरीदे बिना भी हम अपना घर बना सकते हैं। अखिलेश जी, हम घास का घर बनाएंगे। मैंने अभी देखा कितनी तेजी से बारिश का पानी अपने अंदर सोख लेता है।
मगर बहू, सिर्फ घास से घर कैसे बनेगा? माँ जी, हमारे इस घर के लिए साबुन की मजबूत लकड़ियों से बनाएंगे और कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। हम सुबह होते ही अपने घास के घर को बनाना शुरू कर देंगे। गरीब बहुओं का घास का ससुराल बनाने का सुझाव गायत्री और बाकी सभी को ठीक लगता है। सुबह हो गई है, हम पांचों भाई जंगल में लकड़ी लेने जा रहे हैं। तब तक हम बहुएं ढेर सारा घास इकट्ठा कर लेंगी। रोटी, कपड़ा और मकान गरीब की पहली जरूरत है, जिसे कमाने में गरीब की जिंदगी बीत जाती है। क्या गायत्री की गरीब बहुएं अपने घास के ससुराल को बना पाएंगी? हम पांचों को अलग अलग हिस्सों में घास इकट्ठा करना होगा। बेचारी भूखी प्यासी बहुएं पसीना बहाकर कड़ी मेहनत से जमीन से घास इकट्ठा करती हैं। तभी पूनम का हाथ खून से भर जाता है। माँ, मेरा हाथ! अरे पूनम, तुम्हारा तो बहुत ज्यादा हाथ कट गया है। वो इस घास के अंदर पतंग का धागा फंसा हुआ था। मैंने जैसे ही घास उखाड़ा तभी रेशम के धागे से मेरा हाथ कट गया। मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। जल्दी करो, हमारे पति लकड़ी लेके आते ही होंगे। थोड़ी देर में गायत्री के गरीब बेटे लकड़ियों के गट्ठर लेके आते हैं और गायत्री की पांचों गरीब बहुएं अपने पति के साथ घर के पिलर बनाती हैं। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाता है। अरे, अब आप सब भी रहने दीजिए, बाकी का काम कल करेंगे। भैया, मुझे भी भूख लगी है। अखिलेश, भूख तो मुझे भी लगी है। हमारे पति भूखे हैं और माँ जी का मुरझाया चेहरा देखकर लग रहा है उन्हें भी बहुत भूख लगी है। अब हम बहुओं को कुछ करना होगा। जी, जब हमारा मिट्टी का ससुराल ढहने वाला था, वो बाहर निकलते वक्त बचा कुचा राशन मैंने ले लिया था। ने अच्छा किया सुमन, अब हमें चूल्हे की जरूरत है। अपने पति और सास ससुर की भूख मिटाने के लिए वो गरीब बहुएं इधर उधर से कुछ टूटे फूटे ईंटों को उठाकर लेकर आईं। कुछ टूटे फूटे ईंटों को इकट्ठा करके चूल्हा बनाकर रोटी बनाकर नमक के साथ अपने ससुराल वालों खाना परोसती हैं। अजी, ये लीजिए, खाना खाइए। माफ कीजिए, बस जो था हमने उससे खाना बना दिया। गरम गरम रोटी और नमक है, इसे खाकर आप पांचों भाई भूख मिटा लीजिए। माँ जी, आप भी खाइए। अपनी गरीब बहुओं के मन में अपने लिए इतना प्यार और फिक्र देखकर गायत्री की आंखों से आंसू झलक जाते हैं। ये क्या माँ जी, आप रो रही हैं? खुशी के आंसू हैं बहू। तुम जैसे 5-5 बहुएं पाकर तुम्हारी ये सास धन्य हो गई। जुग जुग जियो। अपने ससुराल वालों को खाना खिलाने के बाद उन गरीब बहुओं के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, जिस वजह से वह भूखी ही सो जाती हैं। अगले दिन, सुनिए, हम बहुएं ये घर पूरा कर लेंगी। आप पांचों भाई जाकर कुछ रोजी रोटी कमाइए, क्योंकि एक घर तभी चलता है जब एक रोटी कमाए और एक रोटी बनाए। पूनम, हम जाते हैं। अपने पतियों को रोजी रोटी कमाने के लिए भेजकर गायत्री की गरीब बहुएं खुद भूखी प्यासी अपने घर के ससुराल को बनाती हैं और एक हफ्ते में वो अपने हाथों के हुनर, मेहनत और लगन से बहुत ही सुंदर और मजबूत घर का ससुराल पूरी तरह से बना लेती हैं, जिसमें सुंदर सा आंगन और अलग कमरों का बड़ा सा घर होता और डबडबाई आंखों से अपने घास के ससुराल को देखते हुए कहती हैं, गौरी, सुमन, कंचन, राधा, देखो, आखिरकार हमने गरीब बहुओं ने अपना घास का ससुराल बना ही लिया। हाँ पूनम, हम गरीब बहुओं को रहने के लिए हमारा अपना बनाया घास का ससुराल और घर आंगन है। इसी के साथ गायत्री अपनी पांचों गरीब बहुओं का घास का ससुराल में गृह प्रवेश कराते हुए उनकी आरती उतारकर और उनके पैरों पर धूप, घास और दूध से धोकर कहती है, स्वागत है इस घास के ससुराल में तुम सबका। बहू, तुम पांचों ने घास का ससुराल बनाकर अपनी सास को इस दूध की अहमियत का एहसास दिलाया है, इसलिए इस दूध के स्पर्श के साथ इस घर की लक्ष्मी का स्वागत करती हूँ। फिर पांचों बहुएं गृह प्रवेश कर घर के अंदर आती हैं। सचमुच तुम पांचों बहुओं ने जिस तरह बेघर होने के बाद इन बुरे हालातों में इस परिवार को संभाला है ना, सच तो यह है कि तुम पांचों के कारण हम इस घर में हैं। घर तो परिवार से बनता है,
आप सबके साथ से ही हम पांचों बहुएं ये घर बना पाए हैं, मगर इस घर में अब कोई दुख और गम नहीं होगा, होगी तो बस खुशियां ही खुशियां। इसी के साथ गायत्री की बहुएं सभी रिश्तों के साथ अपने घास के ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर परिवार में प्यार हो तो घर चाहे मिट्टी का हो या किसी गरीब की झोपड़ी, उस घर का आंगन खुशियां कभी नहीं खोता। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।